साबिर शाकिर। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सब रंग जावेद काजी के साथ। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं आज का सब रंग। और आज का जो प्रोग्राम है हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जर्नलिस्ट जो बहुत सारे कुछ तो मुल्क छोड़ गए हैं और जो मुल्क में हैं कुछ गायब हो जाते हैं और कुछ गायब रहते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ वो होते हैं। समी इब्राहिम जो है वो भी गायब हो गए थे, लेकिन वो वापस आ चुके हैं और आज मेरा ख्याल उन्होंने कुछ व्लॉग भी जो है वो किया है। अल्लाह उनको सेहत दे। और इमरान रियाज जो हैं वो अभी तक गायब हैं, उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं। और हमें समझ नहीं आती कि ये जो लोग इनको उठा के ले जाते हैं ये कौन है और इनको कहाँ गायब कर देते हैं और क्या वजह है। क्या बोलना जो है हमारे मुल्क में उस पे पाबंदी है। अब तो ये भी हो गया है कि हम इमरान खान साहब का जो मेन मीडिया है पाकिस्तान में हम तो ले सकते हैं, लेकिन जो मेन मीडिया है वो इमरान खान साहब का नाम भी नहीं ले सकता, बल्कि वो कह सकता है कि जी कासम के अब्बू या जो जमाइमा है उनके खाविन या पीटीआई के चेयरमैन, इन नामों से उनको अब हमारा मीडिया जो है वो पुकारेगा। और मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि ये किसने सोचा है कि वो ऐसा करें। बहरहाल जिसने भी सोचा है क्या करें, अब सोचने वाले बहुत हैं पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ मैं आऊँगा वो ये कि जब आप लोगों के घरों में घुसेंगे, उनकी माँओं बहनों की बेइज्जती करेंगे, तो लोग अदारों पर और हुकूमत पर सवाल तो उठाएँगे ना। हमारे एक पाकिस्तान से आए हुए कॉलीग हैं, रिटायर्ड मेजर साहब हैं। उन्होंने मतलब मैं बड़ा शॉक हुआ था जब वो कर रहे थे व्लॉग। और मुझे सही बात बताऊँ आपको कि उनके आंसू देखकर इतना दुःख हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। उनकी वालिदा को उठाया गया, उनकी बहन को उठाया गया और बस मैं अब क्या बयान करूँ, आप खुद ही सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। सर मैं सिर्फ अपने 220 कोर्समेट से 99th लॉन्ग कोर्स के सवाल करता हूँ। मैं अपने वालिद साहब के कोर्समेट 44th लॉन्ग कोर्स से सवाल करता हूँ। मैं अपने 8 सर्विंग कजन से सवाल करता हूँ। मैं अपने कर्नल ऑफ द रेजिमेंट से सवाल करता हूँ। मैं अपने यूनिट ऑफिसर से सवाल करता हूँ। 21 साल नौकरी जिन जिन के साथ की उनसे सवाल करता हूँ। मेरी मां की कोई कदर नहीं है तो कल तुम्हारी मां की कोई कदर नहीं होगी। जी, मेरी माँ की अगर कदर नहीं है तो कल तुम्हारी माँ की भी कदर नहीं होगी। ये जज्बात थे आदिल राजा के। लेकिन दूसरे दिन ही, क्योंकि ये कुछ दिन खामोश रहे जब इनकी वालिदा को उठाया गया और जब उन्होंने आवाज़ उठाई सोशल मीडिया पे तो उनकी वालिदा को तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन उनके चचा को जो है वो नहीं रिहा किया गया। और सुनिएगा क्या कहा जब उनकी वालिदा को रिहाई मिली। मैंने आपसे बड़ी हौसला अफजा खबर शेयर करनी है। मेरी वालिदा को जो है वो जो है हिरासत में रखा गया था। आईएसआई की हिरासत में थी मेरी वालिदा। आईएसआई इस्लामाबाद की हिरासत में थी। कौन किसने क्या किया वो मामला भी तय किया जाएगा, लेकिन बहरहाल उनको वापस जो है वो टैक्सी के ऊपर घर से बाहर उतार के टैक्सी करा के उनको दी गई और उनको वापस कहा गया कि आप चले जाएं। और उनकी फ्लाइट मिस करा दी और उनको कहा कि आपको इजाजत नहीं है मुल्क छोड़ के जाने की। उनके पासपोर्ट, उनकी चीजें जो है वो उन्होंने अपने कब्जे के अंदर रखी हुई है। लेकिन अच्छी जो खुशाइन बात है वो ये है कि मेरी वालिदा को उन्होंने छोड़ा है। मेरे चचा कर्नल इफ्तिखार आजम जो है उनका अभी तक वो लापता है। उनको जो है मसला है, उनको दिल का अर्जा है। वो ऑक्सीजन लगाते हैं मुंह के ऊपर। 9 बलूच से उनका ताल्लुक है, ओल्ड टाइमर है और दवाइयां भी उनकी नहीं है अवेलेबल और ऑक्सीजन भी नहीं लगाते। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी रिहा कर दिया जाएगा फौरी तौर के ऊपर। उनके बेटे को भी रिहा किया जाएगा, उनकी गाड़ी भी उनको वापस की जाएगी। जी, उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। और बात ये है कि ये जो इस वक़्त ज़ुल्म चल रहा है पुलिस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से या हमारे उन अदारों की तरफ से जो अवाम के मुहाफ़िज़ हैं, उनकी तरफ से। बहरहाल बहुत सारे जो नून लीग के रहनुमा हैं, वो कहते हैं जी कि औरतों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई गई है जेलों में।
तो आप जरा ये देखिएगा, ये बेचारी जो औरतें हैं ये क्या कह रही हैं। हमारी सिर्फ गलती ये है कि हम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको टॉर्चर तो नहीं किया गया? टॉर्चर क्या होते हैं? टॉर्चर होते हैं। शर्म करनी चाहिए जिन्होंने हम पे ये पर्चे बनाए हैं। आप घसीट के लाए और फिर आप आपको मैं कहूँगी आप बहुत बकरे थे, इससे बेहतर आप वीडियो एविडेंस दें। जो हमने तोड़फोड़ किया ना उसका वीडियो एविडेंस एक सामने को इस्तेमाल न करे अपने सियासी इंतकाम लेने के लिए। और वो जो जिन गालियों का आप बार बार जिक्र करते हैं, तो जब 35 लोग मिलकर किसी लड़की को मारते हैं तो खवातीन गालियां ही देती हैं, वो गालियां मार खाने के बाद दी। अब बम कि जब 35 लोग मिलकर ख्वातीन को मारते हैं तो ख्वातीन बेचारी जो बेसहारा होती हैं उस वक्त वो सिर्फ गालियां ही निकाल सकती हैं। आपने देखा कि जो असलियत है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएगी, क्योंकि ये जो नून लीग के रहनुमा हैं कहते हैं जी हम कोई तशद्दुद जो है वो नहीं कर रहे, लेकिन खातून के हवाले से एक बात की जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने, वो सुनिएगा। Well said. इंसाफ तो होगा तो फिर करेंगे ना। इंसाफ तो जो आपको नजर नहीं आ रहा है कैसा इंसाफ हो रहा है इस मुल्क में। जो कुछ हो रहा है इस वक्त तो रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जब आइन को आपने जो है वो ज़ियाउल हक की तरह कहा ये चंद कागज के पुर्जे और जूते की नोक पर रखा, और ये उससे भी बदतर है। ज़ियाउल हक ने फिर मर्दों को मारा था। ये औरतों के साथ जो माशाल्लाह आज हो रहा है, तो अल्लाह माफी दे, ऐसा कभी दौर नहीं। जी ऐसा कभी किसी दौर में नहीं हुआ जो आज के दौर में हमारे ख्वातीन के साथ हमारे अपने मुल्क में हो रहा है। ये लतीफ़ खोसा साहब थे, इन्होंने बयान दिया है। पीडीएम का ये कह लें कि हिस्सा भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उनके वज़ीर दाखिला भी हैं। तो वैसे पाकिस्तान में जिसको उठाया जाता है वो हैरान नहीं होता है। जबरान नासिर जो है उनको भी उठा लिया गया था, लेकिन वो भी वापस फैमिली पहुंच गए फैमिली के पास, और उन्होंने कैसे इजहार किया है अपने गायब होने का। देखिए, पाकिस्तान के अंदर लापता होना कोई नई बात भी नहीं है और कोई अनोखी बात भी नहीं है, बट तमाम तर दोस्त और साथी, बिलखुसूस सहाफ़ी हज़रातीन, मेरी अपनी बरादरी, वकला और बार काउंसिल्स, सिविल सोसाइटी और सियासतदान जिन्होंने दुआ भी की और उनकी काविशें भी थीं, जिनकी वजह से मैं घर वापस आ गया हूँ बाखैरियत, अपनी फ़ैमिली के साथ हूँ। तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और यकीनी तौर पे मेरा कुछ अज़म रहा होगा, कुछ मेरी जद्दोजहद रही होगी, जिसकी वजह से इन तमाम अहबाब ने ज़रूरी समझा कि मेरी बाजियाबी के लिए ये आवाज़ उठाएँ। तो वो जद्दोजहद भी कायम रहेगी, वो अज़म भी अपनी जगह कायम है। जी वो जद्दोजहद भी कायम रहेगी, वो अज़म भी अपनी जगह कायम रहेगा। और कुछ लोग जो हैं वो जेल में रह कर आते हैं तो फिर वो उनका जो जज्बा होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है, जो वो काम कर रहे होते हैं उसके हवाले से। लेकिन जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो इन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ है पीडीएम का, उन लोगों ने इमरान खान को तो अकेला कर दिया है उन लोगों ने, और उनके जो सहूलतकार हैं उन्होंने। लेकिन ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि उसका इमरान खान साहब का जो नाम है वो नहीं ले सकते आप मेन मीडिया पे, लेकिन इनको समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा है कि कोई चीज़ छुप के नहीं रह सकती। इमरान खान की जो स्पीचेस हैं वो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे, उनके इंटरव्यू जो मगरबी दुनिया को दिए जा रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, तो समझ नहीं आता। बहरहाल इमरान खान कुछ तो इन्होंने अकेले कर दिए और कुछ जो साथी हैं वो भी छोड़कर जा रहे हैं। वसीम अकरम प्लस जो थे वो भी छोड़कर चले गए हैं, और परवेज़ खटक साहब भी छोड़कर चले गए हैं। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अभी डटे हुए हैं। देखें, एक बार निकले हैं, दूसरी दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं, अब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनको रिहा कर दिया गया है, और ये भी खबर है कि जो ही उन्होंने रिहाई पाई है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ पुलिस उनको साथ लेकर चली गई। अब पता नहीं वो उनको घर लेकर गई है या दोबारा जेल की तरफ लेकर गई है। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है असद काई साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम। और लंदन से हमें ज्वाइन किया है जनाब तौसीफ बुखारी साहब ने। जी बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको सलाम। आपकी एक तस्वीर नजर से गुजरी, क्या बात है, पुरानी थी लेकिन जबरदस्त थी, शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही। वो तस्वीर की मुख्तसर रुदात ये है कि वो वाहिद तस्वीर मेरी जिंदगी में खिंची मेरी, जिस पर मेरे हल्का अहबाब ने
कहा कि तुमने दुनिया का मकरूह तरीन काम किया होता ना, अगर मकरूह से मकरूह तरीन, तो हमने तुम्हें माफ कर दिया होता, लेकिन हम तुम्हारी इस हरकत की वजह से, तुम जैसा बंदा इस बंदे के साथ खड़े होकर तस्वीर कैसे खिंचवा गया, और वो मैंने इबरत के तौर पे अभी भी डिलीट नहीं की फेसबुक से, कि मुझे वो गालियां पड़ती रहे और मुझे होश आता रहे। और आपको एहसास होता रहे तो आपने क्या किया। क्या किया मैंने। सही है, सही जी। इफ्तिखार भाई, इंट्रो में मैंने कहा है कि स्पेशली ये जो लोग उठाए जा रहे हैं वो तो अब एक ऐसी दास्तान बन गई है कि हमें कोई हैरत नहीं होती जब भी कोई उठाया जाता है, लेकिन जब माओ बहनों की बेइज्जती की जाती है और उनको उठाया जाता है तो लोगों के जज्बात जो हैं वो जागते हैं। और आप क्या समझते हैं कि ये मजीद नफरतें हमारे इदारों के खिलाफ, और जो ये अभी सो कॉल्ड इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके खिलाफ मजीद नफरतें जो है वो बढ़ नहीं रही? देखें, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बात करूंगा जी। असल में ये जो उठाए जाने के बाद आपने एक थोड़ी सी डेवलपमेंट ये देखी होगी, क्योंकि मैं बड़ा क्लोज लेजान था वो जो बच्चियां जो बाहर आई हैं, मौके बाहर निकली हैं, मीडिया से थोड़ा सा बात की है, सनम जावेद है जी जी, वो जुडिशियल पे चली गई है वो। जी 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 जी, वो जुडिशियल। असल में हुआ ये है ना कि ये जो उसने स्टेटमेंट एक दी है, वो ये स्टेटमेंट दी है अंदर से कि हमें कहा गया है कि जनाबे वाला मरियम नवाज आपको तंग करने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर आया। अब मैंने इस पर सर्च की कि भाई अंदर जेल के अंदर कौन ऐसा बंदा है, क्योंकि जेलर या जेल के जो वार्डन या जो फीमेल वार्डन होती हैं उनका तो इतना वो आईक्यू लेवल ही नहीं होता, उन्होंने बस अपने उनको डिटेन कर दिया और उन्हीं के थ्रू तो जाता होगा ना। जी नहीं, सुन लेना। तो वो जब ये बात मैंने किसने ये बात की है, और ये बात उन्होंने आकर बात कही है आके कि जनाबे वाला ये जो मरियम नवाज ने के कहने पर हमने आपको ऊपर से ऑर्डर आया तो ये कहा गया। अच्छा, इसमें जो 2-3 बातें मैंने नोट की हैं कि इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर मरियम नवाज का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा प्रेजेंट। और आपने एक चीज नोट की होगी कि लिबर्टी में जो जलसा किया गया उसको बहुत ज्यादा तशहीर की गई कि ये फेल्ड जलसा है, उससे पहले बिहाड़ी का भी फेल्ड जलसा है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो मीनारे पाकिस्तान में यौम तकबीर हुआ था उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया गया चौधरी सरवर वगैरह का कि वो बहुत बड़ा एक जलसा है। तो मुझे एक थोड़ी सी चेंज ये नजर आ रही है, और मरियम भी आपको खामोश नजर आएगी, कि अब जो प्रमोट किया जा रहा है वो बिलावल को प्रमोट किया जा रहा है। मरियम और नवाज शरीफ जो हैं ये इसमें से मुझे लगता है प्रेजेंट सिनेरियो में पावर स्ट्रक्चर से वो बाहर नजर आ रहे हैं मुझे। एक चीज, दूसरा आपने बात की है यास्मीन राशिद की। यास्मीन राशिद को कोर्ट ने एक्विट कर दिया है। ये इंतहा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये आपको बता रहा हूं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, और ये फ्यूचर में इसका जो लीगल इंपैक्ट होगा जो दूसरे केसेस हैं जिना हाउस के, उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा कि कोर्ट ने इसको क्विट कर दिया। क्विट करने का मतलब ये है कि डिस्चार्ज कर दिया है। जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो कहा गया था कि जनाब ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और उन्होंने कहा जी ये वो जियो फेंसिंग के अंदर इसका भी नाम आया था और ये फलां। तो कोर्ट ने कहा कि जियो फेंसिंग जो है वो कोई मतलब एविडेंस नहीं कंसिडर की जाती। अगर जियो फेंसिंग का जो है एविडेंस और विटनेस दो चीजें होंगी। इन द एब्सेंस ऑफ विटनेस एंड एविडेंस द केस इज अनट्रायलेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये एक बन जाएगी मिसाल। और जब फ्यूचर के अंदर जब केसेस चलेंगे जिनाह हाउस के, तो उसमें जो जियो फेंसिंग के केसेस हैं उनको एटीसी के केस, ये मैं एटीसी के केस की बात कर रहा हूं, ये एटीसी में जो वो एक्विटल जो है वो इनके लिए एक इजी फैक्टर हो जाएगा एज कंपेयर टू वो जो है। अब क्योंकि ये दानिस्ता तौर पे या ना दानिस्ता तौर पर इन जो बच्चे हैं या बच्चियां जितनी भी अंदर हैं गिरफ्तार हैं, उनको अभी तक कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, यानी उनके खिलाफ केस नहीं अभी चल रहा। केस जो ट्रायल हम वो तो लोग तो कहते हैं इसका फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के बगैर अगर ये एक्विटल होना शुरू हो गया तो जो जिनाह हाउस के जो केसेस है, जिस तरह एतजाज एहसन ये कह रहा है कि जनाबे वाला
3 वहां पे मेजर जनरल थे, एक कोर कमांडर था, 4-5 ब्रिगेडियर थे, सारे कमांड पोस्ट पे थे। और मैंने 30-40 लोगों से ज्यादा, मैंने वो भी बिखरे बिखरे लोग, ऐसे 12-12 जा रहे थे। तो वो जो है उसको एक यूनिट जो है वो घेर सकती थी। तो किधर गया था वो आईजी, किधर गया वो डीआईजी कामरान आदल जो जीआईटी में बैठे हुए, उनको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। तो लिहाजा उनकी सर एक बात, उनकी जो स्टेटमेंट है सीआरपीसी के तहत 164 का बयान, वो इंतहाई जरूरी होगा कि आपके घर पे हमला हो रहा है, आप किधर थे, आपने रिपोर्ट कोई नहीं दर्ज कराई। वो जनरल सलमान साहब है या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान जो है सामने नहीं आया। और इसका जो आगे केस चलना है, अगर चला केस, जो मुझे अब डाउट होना शुरू हो गया, अगर केस चला तो उसका जो दूसरे मैटर जो होंगे जना हाउस के, वो काफी उसमें हुकूमत को या पीडीएम की गवर्नमेंट को काफी नुकसान हो सकता है। जी कैसा साहब? जी इफ्तिखार भाई, जो इनिशियली सवाल था वो ये था कि ये जो माओ बहनों तक पहुंचते हैं, उनको उठाया जाता है, तो नफरतें जो है वो तो अदारों और हुकूमत के खिलाफ तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। जो इसको उठाया गया था, अपना उस्मान डार की मां को ये कहा गया था हम तुम्हें रेप कर देंगे, ठीक है ना, अगर तुम्हें रेप कर देंगे। और वो उस पे जो ये आपका जो दोस्त है ख्वाजा आसफ, उसने जनाब कहा था कि जनाबे वाला कि मैं माफी मांगता हूं, अगर वो मुझे बुलाया। तो उस्मान डार ने कहा नो, मैं माफी। जो इस किस्म के मामलात हैं, मतलब तशद्दुद बाहर हुआ है, या वो जिस तरह घसीटा गया, जिस तरह मजदूरातों को घसीटा गया, ये कौम वो इसको इक्वेट कर रही है बांग्लादेश में 1971 के जो मामलात हुए थे, वो उसी के साथ इक्वेट। आप जाए ना पार्लियामेंट के सामने बांग्लादेश में, तो आपको वो स्टैचूज नजर आएंगे जिसमें औरत नीचे गिरी पड़ी है और उसको रेप किया जा रहा है। तो वो उनको नेशनल हीरोज के तौर पर कहता है। ये जो नफरतें हैं ये परवान चलेंगी। मैं अभी भी ये कहता हूं, तमाम मुक्तदर हल्के फौरी तौर पर खवातीन जितनी भी यहाँ 11 हैं, 15 हैं, 18 हैं, सबको इमीडिएट रिलीज करें। क्योंकि अगर इसी बुनियाद पर जियो फेंसिंग पर वो पकड़ी गई हैं, तो वो सामने आपको कह रही है कि रात के 3 बजे क्या तलाशी लेने आ जाते हैं। वो पता नहीं परवेज लाई पर कहते हैं, वो पर्चे में वो जेल के अंदर से उनके पिस्तौल बरामद हो गया। वो तो आपकी जेब से भी मसरूका भैंस बरामद हो सकती है जेल में। तो लिहाजा ये जो पीडीएम गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि फौरी तौर पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन है कौन नहीं है, खवातीन का तल्लुक ही कोई नहीं। आज तक हिस्ट्री में जो मार्शल लॉज लगे हैं, खवातीन को नहीं छोड़े। मुझे याद है परवेज मुशर्रफ साहब से जो क्वेश्चन किया था, आई वाज देयर, जबकि जी वो उसको कहा गया कि जनाबे वाला वो आसमा जहांगीर जो है वो उधर जाती है, इंडिया से मिलती है, रॉक एजेंट से भी मिलती है, वो शिवसेना से भी मिलती है, वो बाल ठाकरे से भी मिलती है, और संदूर लगाती है, और ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है। तो मुशर्रफ ने कहा था कि हम खवातीन को नहीं छेड़ते। ठीक है, वो जो कहती है हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन खवातीन को हम उठाते नहीं। जी कैसा? असद भाई, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप कैसे देखते हैं ये जो नफरतें शुरू हो गई हैं अवाम में और अदारों में, जो इनके मुहाफिज है उन्हीं के खिलाफ लोग जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया तो भरा हुआ है इन चीजों से। मैं जब कैसा लिबर्टी राउंड बोर्ड पे जाता था, तो ये पीटीआई के जितने सपोर्टर्स थे ये वहां इकट्ठे होते थे और पूरा अमन प्रोटेस्ट करते रहे, और आखिरी दिन तक इन्होंने किया है। असल में पीडीएम इस ताक में थी कि हमें कोई मौका मिले और हम उसका फायदा उठाएं। और वो फायदा आपको भी पता होगा कि जब इनको 25 मई पिछले साल प्लान बना कि हम लोग जो इनके ऊपर लाठीचार्ज करें, शेलिंग करें, और फिर ये रिएक्शन के तौर पर इस्लामाबाद पर चढ़ तोड़ें और फिर हम उनको पर्चे करें, उस टाइम भी खान साहब को भनक पड़ गई थी और उन्होंने फौरी एहतजाज को मुअत्तल किया और वापस आ गए। और उस टाइम उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उनको ये चीजें पहुंच गई थी कुछ जराए के थ्रू। अब ये हुआ है कि बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग थी कि ये हर तरीके से प्लानिंग कर रहे थे किसी तरीके से हम पीटीए को लताड़ें। कोई ऐसा मौका नहीं दे रहा था इमरान खान इनको, ना उनके सपोर्टर, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये उनकी पकड़ दकड़ करें, उनके ऊपर इतना शिकंजा टाइट करें। मैं सनम जावेद का जब इंटरव्यू करता था वहां लिबर्टी पे, तो वो खुलकर बोलती थी और बोलना उसका राइट था। वो कहती थी कि ये आखिरी नस्ल है जो इनसे प्यार करती है, इसके बाद अब कोई भी इनसे प्यार नहीं करेगा। सिर्फ इसलिए कि वो चीजें वहां लोग फील कर रहे थे कि आया इस सारे रजीम चेंज के पीछे
कौन कौन लोग हैं और कौन कौन आलाकार बने हुए हैं और कौन कौन इनकी हमायत कर रहे हैं। तो सर उसके बाद जब हमने देखा कि रेंजर ने जिस पर गिरफ्तार किया और लोगों ने कहा जी हम लिबर्टी राउंड अबाउट पे एहतजाज करेंगे, लिबर्टी राउंड अबाउट पे लोग इकट्ठे हो गए, मैं स्पेस में था, मैंने लोगों के साथ उस टाइम भी राब्ते में था और उस टाइम ये प्लान हुआ जी हम लोग जा रहे हैं जी कोर कमांडर हाउस के बाद। क्यों जा रहे हैं जी? उनको ये लगा कि रेंजर ने गिरफ्तार किया तो हम प्रोटेस्ट भी उनके पास करेंगे, हम लोग जो पीडीएम गवर्नमेंट है उनके सामने नहीं करेंगे, या उनकी वजीरियाल हाउस हो गया या निगरान सेटअप हो गया, उनको पता है ये पपट्स है, इनके सामने नहीं करेंगे। लेकिन जब वो चल पड़े तो एक लंबा टाइम गुजार कर, एक किलोमीटरों का फासला है, कोई छोटा फासला नहीं था। लेकिन मुझे याद है हम कैंट में दाखिल होते हैं तो जगह जगह बैरिकेड लगे हुए थे। तो जहां तक मुझे लगता है ये इंक्वायरी जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो बहुत से इसमें से चीजें निकलेंगी, बहुत से ऐसे शवाद निकलेंगे जिसमें से वाज़ेह होगा कि आया उस हजूम को, क्योंकि कम से कम वो मुश्तिल तो था, गुस्से में थे, अब उनको कोई डायरेक्शन देने वाला तो था जो उनको लेकर गया, सीट कर तो नहीं लेकर गया लेकिन उसको मोटिवेट करके गया, चले वो चले गए। अमूमन मैंने देखा पीटीआई का आज तक जितना भी एहतजाज रिकॉर्ड होता रहा है वो पुरअमन रहा, वो कहीं पे भी आओ, हालांकि हजारों की तादाद में होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं, फिर भी वो पुरअमन ही रहते हैं। अगर एहतजाज करना था वो उस हाउस के बाहर जाते, उस रोड के ऊपर खड़े रहते, खड़े होकर जो भी प्रोटेस्ट उन्होंने अपना रिकॉर्ड कराना था करा कर वो आ जा सकते थे। उनमें ऐसे लोग नहीं थे जो इतना आगे से रिएक्ट करते, चले जंगले तक भी चले गए, जंगले को तोड़ा फोड़ा भी। तो इस दरमियान में मुझे बताएं वहां पर पुलिस थी, वहां रेंजर थी, वहां आर्मी थी, वो जवान कहाँ थे? और इतना बड़ा देखें अब भी जब ये आए रोज मीडिया पर इसको मैं समझता हूँ कि इस हाउस को जिसकी हम बात कर रहे हैं जी ये जिना हाउस है, हमें यकीन जाने लाहौर में होते थे हमें नहीं पता था कि ये जिना हाउस भी था यहाँ पर, हमें तो ये पता था ये कोर कमांडर हाउस है। लेकिन ये है कि चले बयानिया बनाना था उन्होंने। हाँ जी, अब ये पीडीएम का अभी तक बयानिया जीत रहा था और जब पीडीएम ने ये देखा कि अब आग लग चुकी है, अब इसके ऊपर तेल फेंक रहा है, तो उस हजूम को, मुश्तिल हजूम को खुला दरवाजा मिला या हल्का से इन लोगों ने खुला दरवाजा खुल गया। फिर जब इन लोगों ने वीडियो एविडेंस में दिखाया कि अंदर तोड़ फोड़ तो पहले ही थी, तो फिर अगर से कोर कमांडर साहब का ये देखें, उनकी अच्छी एक तरबियत होती है आला अफसरान की, बड़े इखलाक से उनसे मिले, उनके सपोर्टर से, और उन्होंने भी आगे से उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। फिर चीजें किस वजह से इतने लोग मुश्किल हुए कि फिर लोग तोड़ फोड़ पर आए, तोड़ फोड़ने के बाद फिर लूट खसूट शुरू हो गई और फिर एंड पे आग लगा दी। कौन लोग थे भाई? हम कहते हैं अगर आए तो उनको निशानदेही होनी चाहिए, आपके पास वीडियो क्लिप्स हैं, लेकिन उसकी आड़ में आपने एक ऐसा बयानिया बना लिया। रोज मीडिया के ऊपर ये कहा जाता है कि आप जिना हो जाएं, वहां जाकर शमा जलाएं, वहां जाकर, भाई वहां पे औरतों की इज्जत उससे ज्यादा अहम है। एक घर की, एक जमीन की और एक हाउस की कोई इतनी इज्जत नहीं है। अगर हो गया तो हजूम इस तरह ही होता है, हजूम अंधा होता है, पागल होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई खिलाफियात नहीं होती, वो पागल हुआ होता है। तो जिसका ज़हनी तवाज़ुन ही सही ना हो उसको आप क्या कर सकते हैं? तो सर ये चीजें हो गई। अब ये है कि मुझे जहां तक लगता है ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी इसके पीछे और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया क्योंकि इमरान खान हिरासत में था। ये प्लानिंग थी। मैं तौसीफ साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपको सुना देता हूँ कि कोई और भी यही सोचता है कि ये वाकई प्लानिंग थी। ये तो अब वो तो वहां तो जो नजर आता है कि जथा कोई इतने ज्यादा लोग थे ही नहीं। जितनी वीडियो क्लिप्स दिए हैं गवर्नमेंट ने वो तो सारे, उसमें तो 20, 25, 30 लोग नजर आते हैं लड़के सारे, वो भी बिखरे बिखरे खड़े हैं कोई एक के ऊपर। और जैसे बीबीसी ने दिखाया कि वो तो शीशे पहले से टूटे हुए थे बहुत से, और ये तो कोई ये तो ट्रैप किया, जाल बिछाया हुआ था राणा सनाउल्लाह खान ने, और उस जाल में ये लोग गए हैं। जो उसमें भी अब जो जिसकी तस्वीर आ जाती है वो कोई तस्वीर के साथ कोई उससे बम तो नहीं बांधा हुआ था, उनके पास कोई असला था। 25-30 लोग थे, गेट को खोलते हैं तो एक खातून जा रही है आगे और एक उसके साथ नौजवान जा रहा है, यंग नौजवान लड़का था, और वो गेट खोल लेते हैं। और फिर जो बुला रहे हैं वो गुल्लू भट्ट जो लोगों को बुला रहे हैं आओ आओ आओ, तो वो ये तो इसमें बयानिया उनका खत्म हो गया। आई थी कोई कुछ करता ही नहीं है,
मॉनिटर कर रहा है मिनट बाय मिनट। वो बताते हैं कि 5:51 पे ये दाखिल हुए कोतवाल नगर से, 6:07 पे वो आग लगी। इतनी तो बाई मिनट वो मॉनिटर कर रहे हैं, और आईजी से पुलिस भी भेजी, बिल्कुल कोई भी नहीं। तो ये उनका बयानिया जो है बिल्कुल उनका ये रद्द हो गया है, कौम ने सबने रद्द कर दिया है। जी, तो आपने सुना कि एतजाज असद जो है वो कहते हैं कि ये लगता ऐसे है कि ट्रैप किया गया है पीटीआई को इस तरफ। जी, तौसीफ बुखारी साहब, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो चीजें वाजिया होंगी। अभी तक तो वही लोग देखा जाए तो इदारा भी उन्हीं के अंदर है। राणा सनाउल्लाह सारी पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, और सीएम पंजाब और आईजी। अब ये चीजें तब वाजिया होंगी जब कोई कमीशन बैठेगा, कोई इंक्वायरी होगी और फिर उसमें से तयन होगा। पाकिस्तान में कमीशन भी बैठते रहे हैं प्रीवियसली, आपको पता है काजी साहब क्या होता रहा है। जी तौसीफ भाई, क्या कहेंगे आप? देखें जी, वो काजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कमीशन बैठेगा, इंक्वायरी होगी, तहकीकात होगी तो ही नजर आएगा। लेकिन एक तहकीकात जो होती है ना, वो मेरे जैसा आम पाकिस्तानी भी करता है। सोशल मीडिया पे बैठा होता है, उसके सामने वाकयात हो रहे होते हैं, वो ऑब्जर्व करता है। मैंने उस वक्त जिस वक्त ये हालात चल रहे थे, मैं भी ट्विटर पे भी था, मैं यूट्यूब पे भी मैं वॉच कर रहा था, हर चीज़ पे मैंने 2-3 विंडोज खोली हुई थी अपने। उसी वक्त लोग धड़ाधड़ वीडियोज अपलोड कर रहे थे जो कुछ हो रहा था वहां पे किसी बच्चे ने वीडियो अपलोड की, वो साफ बता रहा है कि हम गेट पे चढ़ रहे हैं, अंदर से किसी ने गोली चलाई है, गोली से उनका एक बंदा मरा है। उसके बाद ये फिर वो बच्चा वीडियो में बता रहा है और उनको ताने दे रहा है कि बल्कि उनको धमकियां दे रहा है कि तुम मुझे गोली मारो, मुझे रोक के दिखाओ। इस तरह वो लोग अंदर गए हैं। और उसके अलावा मैंने कुछ वीडियो अपलोड देखी, सुनी, उनमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स एक दूसरे को फोन पे बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये यहाँ पे प्लान क्या हुआ है, कि जनरल साहब को खुद पता नहीं था, उनके जो इतने मुलाजिम थे वो एक प्लान के तहत छुट्टी पे भेज दिए गए थे वक्त से पहले। ये हम पाकिस्तानी ऑब्जर्व करते हैं, बैठ के इन्वेस्टिगेट करते हैं। मुझे अपनी अदालतों पे तो कोई एतबार नहीं है, लेकिन मैं अपने पाकिस्तानियों पे एतबार जरूर करता हूं कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो यही बताते हैं। और मैं ये बिलीव करता हूं कि ये सब आसिम मुनीर ने करवाया है, खुद करवाया है इसने। और इसमें आईएसआई का डीजीआई इन्वॉल्व है, इसमें राणा सनाउल्लाह इन्वॉल्व है, इसमें पीडीएम हुकूमत इन्वॉल्व है। ये जालिम, ये जुल्म पाकिस्तानियों पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे बच्चों पर ये इस वक्त का आर्मी चीफ करवा रहा है। जी इफ्तिखार भाई, आपको लगता है कि वाकई ये एक साजिश थी और जाल बिछाया गया था कि पीटीआई वाले इधर आएंगे और आगे फिर जो कुछ होगा? देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। जी, मेरा जो ख्याल ये है कि जो प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट है वो, उसको जो शय थी वो है राणा सनाउल्लाह। आज अपना एतजाज असद ने भी इस बात को तर्क दी कि बैकिंग, बेशक आप मुक्तदर हल्के हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, लेकिन राणा सनाउल्लाह के जो गुंडे हैं वो बकायदा इसके अंदर शामिल हुए हैं और ये टॉर्चर किया और तशद्दुद किया। ये बात फिर वहीं पे आएगी कि आपने कमीशन लेके काम करना है या कमीशन बना के काम करना है। तो इसका तरीकाकार यही हल होगा कि आप जब तक एक हाई पावर कमीशन जो है, या आप इन्वेस्टिगेशन जो है, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से करवाना चाह रहे हैं जलील होने के लिए, उससे करवा लें। आप OIC के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनसे करवा लें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी। क्योंकि पाकिस्तान की जो कौम है वो पाक फौज के खिलाफ बात नहीं सुन सकती। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसी चीज को तो ट्रैप किया जा रहा है कि जी वो जो मुजस्समे तोड़े गए हैं वो किसने तोड़े हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो पेशावर का जो रेडियो पाकिस्तान था, उधर तो कोई जुलूस जलसा गया ही नहीं है, वो किसने तोड़े हैं। तो ये जाहिर है कि मुक्तदर हल्के हैं। इस तरह जो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म नहीं हो सकती, या किसी की भी खत्म नहीं हो सकती। आप उसको ऐलाना दिलवा रहे हैं। कल मैंने जो बाइडेन का भी बयान सुना था कि मैं एहतियातन पीटीआई छोड़ रहा हूं, तो वो बेशक मेरा कोई तल्लक नहीं है, लेकिन मैं एहतियातन जी सोशल मीडिया पर ये एक मजाक ही बन गया है। जी, मैं वो कह रहा हूं ना कि वो सारे वो मजाक में बन रहे हैं। असल में जो भी इसके अंदर मुलव्वस है, किसी पर भी आप ये भी आप देखें, कोई मेरा तलक नहीं है ना, वो ये अपना इनके बारे में कहा जा रहा है कि आप चले जाएं, एहतियातन पार्टी छोड़ दें। तो आप जो जितने भी ये लोग हैं,
कोई भी एजेंसी के लोग हैं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि आर्मी के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, अपने आप को उसमें फ्री ट्रायल के अंदर वो उसको खत्म करवाएं। और ये जो लड़के पकड़े हुए जो आपने हवाले किए हैं पुलिस वालों ने फॉर मिलिट्री कोर्ट के लिए, उनको ट्रायल में लेके आए, ठीक है ना, उनको ट्रायल में लेके आए कि उसमें उनके पास कौन सा ऐसा एविडेंस है जो यास्मीन राशिद के को जो क्विट किया गया है, वो एक एग्जाम्पल बनेगा केस जो है उसमें। अगर ये चीज हमारा जो मेन मीडिया है ना इफ्तिखार भाई, उन्होंने दिखाया नहीं, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल थी कि वो ट्रक पे बैठी हुई थी और कह रही थी कि घर के अंदर नहीं जाना। नहीं सर, आप क्यों बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया? व्हाट डू यू मीन बाय मेन स्ट्रीम मीडिया? 67% लोगों ने तमाम टीवी चैनल देखने बंद कर दिए। ये अभी कल की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 67%। ये अभी हो सकता है और बढ़ गए उन, मैं नहीं टीवी देख रहा, और मुझे वो एक ही चीज वो दूर आ रही है, बार बार ये हो रहा है। अब मैं बीबीसी भी देख रहा हूँ, CNN देख रहा हूँ, फॉक्स न्यूज देख रहा हूँ, और दूसरे का, और सोशल मीडिया आप उसमें फलां बंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, राणा सना का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है फौरन। और आजकल मैं आपको ये शर्तिया बता रहा हूं, मेरी ये बात नोट कर लें कि आपको आइंदा साल तक आपको ना पैमरा नजर आएगा, ये उससे अगले साल तक 2 साल के अंदर ये टीवी चैनल सब बंद हो जाने। ये हमद मीर को देखने वाला, फलां देखने वाला, ये तो पहले नहीं देखते थे इन लोगों को, तो उसका आप वीलॉग्स जब देखते थे, या आपके पास एविडेंस आती है, कहां से आती है आपके पास एविडेंस? जो वीडियोस कहां से आती है? सोशल मीडिया से आपको आती है, जो उधर वो दिखाते नहीं है। एक चीज जो है प्रोपेगेंडा एक ही हो रहा है कि जी वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो टीवी चैनल आप बोल करें, वो ARY करें, दूसरा करें। इमरान रियाज को आपने कहा था क्यों पकड़ा हुआ है? यही रीजन थी ना कि वो उनके नजदीक जो है वो उनको डस पहुंचती थी उसकी गुफ्तगू के साथ। तो ये जो प्लान था, लंदन प्लान, मुझे तो कामयाब होता उस तरह नजर नहीं आ रहा कि पर ये मुझे, आप मेरी ये भी बात नोट कर लें कि मरियम नवाज कल को ये भी हो सकता है उसके अब्बा जी कहे कि यार सानू की लविया, सारा लोचित मैं तलिया है, सब कुछ मैंने किया है, और उसके बाद बिलावल को प्रमोट किया जा रहा है। आज मिला गजनफर छीना और फीना ग्रुप, फलां ग्रुप, वो उसको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। और उसके बाद सर एक और भी सुन ले मेरी बात, आज मिला आके 3 ग्रुप से, 3 ग्रुप इधर फिरा है इस्लामाबाद के अंदर, और इन जो डिसिडेंट है जिन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं छोड़ रहा हूं, फलां कर रहा हूं, मैंने सियासत छोड़ दी है, किसी ने उसको घास नहीं डाली। एक आदमी ने शायद वो शटाला डाला है, लेकिन वो घास नहीं किसी ने डाली उनको। और ना मुझे नजर है, क्योंकि 3-4 तो मुझे प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, 3-4 मुझे चीफ मिनिस्टर नजर आ रहे हैं उसके अंदर, और वो टोटे छोटे छोटे करके रह रहे हैं। लेकिन तो मेन लूजर है नवाज शरीफ है और मरियम नवाज। अब वो क्या करते हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर, और शहबाज शरीफ का क्या रोल होगा? उसने आला तरीन परफॉर्मेंस दिया PDM की हुकूमत संभाल के। अब इससे बेहतर तो हो नहीं सकता, इससे बेहतर राणा सनाउल्लाह क्या वो राणा सनाउल्लाह से बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है आपको किसी से? ठीक है ना। तो वो अगर अगला जो आएगा वजीर दाखिला या कौन आएगा, तो वो भी, और दूसरे आपके दोस्त जो फजल रहमान साहब, वो पता नहीं ये इनके गए हैं अस्पताल में, रिकमेंड किया था तौसीफ साहब ने हांगकांग और बैंकॉक के अंदर। ये सवाल जो मैंने रखा हुआ है, ये रखा हुआ है सवाल मैंने। अच्छा ठीक है। वो बैंकॉक में पता नहीं क्या करने गया था, तो मैं तो वो फिल्म देख के हुआ, मुझे वो वैसे थोड़ी सी शर्म आ गई, वैसे आनी नहीं चाहिए मुझे। जी सर। असल भाई आप क्या समझते हैं? वैसे मुबैना तौर पे ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि इमरान खान जो है उसने फौज के अंदरूनी जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके ये सारा जो है करवाया है। और ये एक चीज ऐसी है कि इस पे वो ठप्पा अगर लग गया तो फिर तो PTI खत्म हो जाएगी। थोड़ी सी आवाज आपकी कम थी तो कुछ आधा समझ पाए कि इमरान खान के ऊपर धब्बा लग गया इसका। नहीं, उनके ऊपर ये एक इल्जाम चल रहा है कि उन्होंने फौज के अंदर कुछ ऑफिसर जो हैं उनके साथ मिलकर ये सब कुछ करवाया है, बगावत करवाने की कोशिश की है मुबैना तौर पे। देखें, इमरान खान का हमने जो 1 साल में देखा है उसके मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी अदम एतमाद कामयाब हुई है किसी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ? आपके पास खजाना होता है, आपके पास वसाइल होते हैं, आपके पास पुलिस होती है, अदारे होते हैं, आप उसी टाइम उनका तोड़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो कहते हैं कि ये काम आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, एक अदम एतमाद होती है, हो रही है, मेरे बंदे तोड़े जा रहे हैं, चले उसके बंदे तोड़े गए। अगर देखा जाए तो ये भी गलत था
उसने वो रोक सकता था। फिर क्या हुआ कि जिस तरह इन्होंने आके आइन साजी की, कानून साजियां की, आपने देखा उसके स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया गया और उसको आपको पता सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सो मोटो के इख्तियार इस्तेमाल किया और उस हुकूमत को चलता बनाया और फिर घर भेज दिया। तो मुझे बताएं उस दरमियान में वज़ीर आज़म के क्या क्या इख्तियार थे? अब मुझे बताएं किस किस को घर भेज सकता था वज़ीर आज़म? लेकिन वो महाजराई नहीं चाहता था। वो उसने बाद में भी कहा कि मैं चाहता हूं कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, इदारा कमजोर ना होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं, उसने कहा था एक दफा कि फौज कमजोर होती है तो मुल्क कमजोर होता है। तो मुझे अगर नुकसान पहुंचता है तो मैं अपना बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन फौज के ऊपर मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो ये सारी चीजें इस टाइम अगर देखा जाए, इन चीजों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। अगर देखा जाए तो अभी तक ये कंप्रोमाइज कर लेता, हर चीज ऑफर नहीं की गई उसको। मुझे बताएं जो सख्तियां उसके ऊपर डाली गई हैं, जो उसके साथ उसके साथ उसने सही है सख्तियां, तो इतना आम आदमी नहीं सह सकता। तो मतलब कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज कर सकता था, कोई दरमियान की सूरत भी निकल सकती थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इलेक्शन की बात हो रही थी कि चलें ये दरमियाना को टाइम सेट कर लें, तो दोनों को सेव एग्जिट मिल सकता था। लेकिन वो कहता नहीं, जो चीजें हैं आपने आइन के मुताबिक 14 दिन में 90 दिन में कराना है तो कराएं, आपने तारीख का अनाउंस कर दिया हुआ है और फिर हम उसी का वेट करेंगे। दरमियान में क्या, फिर उन्होंने कहा वफाक के अंदर हम सेटलमेंट कर लेंगे। तो सर ओवरऑल हर चीज के ऊपर वो इखलाकी तौर पर भी वो फैसले करता है जिसके ऊपर उसका जमीर उसको मलामत ना करे। ऐसे उच्च कंडे, ऐसी थर्ड क्लास सोच इन्हीं की है, उसमें नहीं है। हालांकि अभी मैं समझ सकता हूँ इस दरमियान में अभी पब्लिक उसके साथ है, और वो जब जब निकलता था इस्लामाबाद, बाकी जगह पिंडी में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग निकलते थे, तो कहीं पे भी एक लंबा धरना हो सकता था, कहीं पे भी तोड़ फोड़ हो सकती थी, कहीं पे भी इमारतों के ऊपर दावा बोला जा सकता था। लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मुल्क अनार की तरफ ना जाए, सारा कुछ मामला जो भी तय हो आइन और कानून के दायरे में हो। और इसीलिए उसने जब असम्बलियां पंजाब की डिसॉल्व की तो उन्होंने पहले एतमाद का वोट लिया और कोर्ट में गए, कोर्ट ने फिर उनको इख्तियार दिया, फिर उन्होंने पंजाब की असम्बलियां तोड़ी। तो सर अगर देखा जाए जितने भी उसने चालें चली हैं वो सारी एक दायरे में रहकर चली हैं। लेकिन पीडीएम हुकूमत जो जो प्लान कर रही है वो सारी आइन और कानून को पशे पुष्ट डालकर उसके ऊपर काम कर रही है। अब कोई आइन और कानून देखने में भी नहीं आ रहा। मुझे बताएं, आपकी इकॉनमी बेड़ा गर्क हो रही है, जो आइन साजी हो रही है इनके केसेस माफ करने के लिए हो रही है, नैब के पार्क उतरने के लिए हो रही है, और फिर जी देखते हैं जी आईएमएफ को कैसे खुश करना है। हर तरह का जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को, पीटीआई को खुदे लेने लगाने के लिए, मुल्क और कौम के लिए कोई एक दफा भी ये सर जोड़कर नहीं बैठे। इनको नहीं पता महंगाई कहाँ ले गई है, सूरत सिस्टम कहाँ पर है। इसलिए ये लोग प्लानिंग यही कर रहे हैं कि हमने मुल्क के अंदर रहना है, हमने इक्तदार को तूल देना है, अवाम बाहर में जाए, मुल्क जो भी हो सकता है। जिस तरह नेज पर भी है, आपकी इकॉनमी तबाह होती है, डॉलर जहां तक मर्जी है चला जाए, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। हमें ये है कि हमें अपने इक़्तिदार को बचाना है। जी तौसीफ भाई, आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो मैं बिल्कुल इंडोज करूंगा काजी साहब की एक एक बात को, कि एंड बॉटम लाइन ये है कि आप 22 करोड़ अवाम को गोली मार दें, आप मुझे भी गोली मार दें, आम शहरी को, इनको जिंदा ही ना छोड़ें। आप चंद लोग हैं, आप मुल्क को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं जाएं, ले जाएं। इस मुल्क को जो कुछ बनाना चाहते हैं जाएं, बनाएं। हमें जिंदा रहने ही ना दें, खुदा के लिए हमें जिंदा रहने ही ना दें। ऐसी जिल्लत से जो हमारी माओ बहनों और बेटियों के साथ ये जो हो रहा है, इसी जिल्लत से बेहतर है मैं दुआ करता हूं कि मेरा खानदान मुझ समेत मार दिया जाए। मैं ऐसा पाकिस्तानी बन के जिंदा नहीं रहना चाहता, और खास तौर पे बैरून मुल्क में, जहां मैं इसी पाकिस्तान को संभालते संभालते, इस पाकिस्तान की इकोनॉमी में, हाँ, इस पाकिस्तान की मतलब नुमाइंदगी करते करते मैंने ऐसे मैंने कोशिश की कि मेरी वजह से पाकिस्तान पे कहीं हर्फ ना आए, मैं कहीं चोरी ना करूं, मैं कहीं डाका ना मारूं, मैं किसी से झूठ ना बोलूं, मैं किसी से ज्यादती ना करूं, मैं जाके लोगों का दिल जीतूं, मैं उनको बताऊं कि मैं दुनिया के किस खित्ते से ताल्लुक रखता हूं। लेकिन मैं इस वक्त, यकीन करें, हमारे जिंदा रहने को दिल नहीं चाह रहा है जो हालात हो रहे हैं। और मैं हाथ बांध के कहता हूं इन सब चंद लोगों से, अगर मुल्क को जिस तरफ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन उसके लिए हमें एक एक बंदे को गोली मार दो पहले। ये बड़ी नाउमीदी आपने दिखाई है, लेकिन अंडर द सर्कमस्टेंसेस
हकीकत है जी, मैं मुनाफिक आदमी नहीं हूँ, मेरा जो दिल में है मैं वही जबान पे लाता हूँ, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के सही है, अलावा। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इफ्तिखार भाई, आपने एक सब्जेक्ट छेड़ा था और आपने कहा था कि जी वैसे ये देखें, ये पाकिस्तान एयरफोर्स वन जो है ये टैक्सी बनाई हुई है पीडीएम की हुकूमत ने, आप क्या कहेंगे इस पर? पहली बात जो ये है कि ये इससे पहले आपके जो दोस्त साग डार भी इसी तरह ही आए थे और मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, और 9 जून को जनाब वो बजट पेश कर रहे हैं और कहते हैं बगैर पैसों के मैं कर रहा हूँ। आईएमएफ की ऐसी तैसी, आईएमएफ ने इनको 2-4 चपेड़े मारी हैं, उनको वो भाग, आईएमएफ कहते हैं कि आप हमारे वो मामला उनके साथ मामला ठीक नहीं कर सके। 20 रुपए या 10 और 15 रुपए डॉलर गिराया है और ये कहता है कि मेरी वजह से डॉलर गिरा है। होता यह है कि इन्होंने डॉलर गिरा के मलक बूस्तान जो है उसके साथ मिलकर और वो जनाब डॉलर जो है गिराया, अब जो बाइंग शुरू होगी और अरबों रुपए कमाया जाएगा, फिर डॉलर दोबारा बढ़ेगा। सर ये जो ये तो एक बात, दूसरा ये जो जी सर ये एयरफोर्स वन है, इस हाँ जी, एयरफोर्स वन नॉर्मली जो है प्रेसिडेंट यूज करता होता था, वो आपको C-130 आपको पता था ना, पाक वन था जो प्यारा क्रैश किया था 17 अगस्त 1918। अच्छा, ये जो मैं अभी आ रहा हूँ इस तरफ, मौलाना साहब ने सुना 50 लाख रुपए अपनी सर्जरी जो है वो करवा कर आए हैं, और उसे क्या पता नहीं पिनाइल सर्जरी कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना, वो जो चीज चल रही है, तो 50 लाख रुपए ये सर्जरी करवा के आए हैं। तो इनको तौसीफ साहब ने कोई इनको हॉस्पिटल बताया था इधर बैंकॉक में, हांगकांग में ना, तो मेरा ख्याल है वो उधर से वो सर्जरी करा के, पता नहीं अब लाइव टीवी पे वो बोल नहीं सकता कि किस मकसद के लिए और क्या क्या उनके मसाइल चल रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं और लोग दुनिया समझ रही है जो ये प्रोग्राम देख रहा है। अब मुझे बताएं कि इस उम्र में आपको इस किस्म की सर्जरी जो है वो क्यों जरूरी पड़ गई है, ठीक है ना। बल्कि अगर मैं बकवास कर रहा हूं या कुछ गलत बात कर रहा हूं, मैं माजरत करता हूं, उनको चाहिए कि अपने जो है वो मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स हैं या सर्जरी का वो अपलोड कर दें कि बकवास बंद करो, यानी मेरे खिलाफ जो आप प्रापा ओनियन, वो गंडा को अंग्रेजी में ओनियन कहते हैं, प्रापा ओनियन जो है वो मेरे खिलाफ आप कर रहे हो, हाँ जी वो गंडा जो। तो मैं इसलिए ये जो है ना ये इसके अब ये जो पाकवन क्यों इसको टैक्सी बनी हुई है, ठीक है, क्या PIA टिकट इनको ना इसका कोई ओहदा है, ना कोई MNA है, ना कोई MP है, ना कोई इसका कोई ओहदा है, ठीक है ना। तो इसको किस वजह से आप पाकवन दे रहे हो, मतलब आप में से चारों में से कोई जाएगा पाकवन फ्री करने के लिए 50 लाख रुपए का खर्चा भी कोई करवा रहा है, आगे उम्मीदवार है पीडीएम के सरबराह होंगे तो जरूर उम्मीदवार है सर। नहीं, पीडीएम का मतलब अब वो पीडीएम का सरबराह भी मतलब आप बताएं कि वो भी एक सीट नहीं वो जीत सका। आप वो अपने हलके के अंदर इतनी बड़ी यहूदी लाबी थी कि उसे अपनी सीट नहीं जीत सका। अब दूसरी छोटी सी मैं एक रेफरेंस से बात करूं कि ये जो आपने कहा ना इमरान खान पर बगावत का इल्जाम है, पहली बात ये है फौज का एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। आपको पता है कि ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी यहां से निकला था तो अभी तक पहुंचा नहीं था, उसको उठा लिया गया था, वो अब अपना बगावत करने जा रहा था, बेनजीर भुट्टो के जमाने की बात कर रहा है। ब्रिगेडियर अली था, यानी उनको पता था कि ये फलां फलां कर रहा है, ठीक है। और अगर इस किस्म का कोई बात होती, अभी कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका होता, तो फौज के अंदर तो बिल्कुल सेंट्रलाइज मसला है कि बगावत तो नाकाबिले बर्दाश्त होती। अगर उसमें पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हो तो, या कोई भी शख्स इन्वॉल्व हो, आपको पता है कि ब्रिगेडियर रिजवान को जब फांसी दी गई उसके साथ एक डॉक्टर भी था सिविलियन, उसको भी सजाए मौत दी गई थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। अगर मैं कहता हूं अगर वो चले, वो अगर कोर्ट मार्शल होता है लोगों का, ये तो वैसे इमरान खान की कभी वो स्टेटमेंट नहीं आई फौज के खिलाफ, आज तक कभी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं आया। अगर इस तरह की बात होती तो जो नवाज शरीफ जो है यहाँ पे बैठकर और कहता था कि बाजवा तुमने आइन तोड़ा, उसका बाजवा जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, सर्विंग था, ठीक है। जनरल फैज हमीद के बारे में वो था, फिर आरिफ ब्रिगेडियर मेजर जनरल आरिफ जो इनसे थे, जो DGC थे इनसे पहले, जो मौजूदा DGC से पहले, वो आजकल मेरे ख्याल सरगोदा पोस्ट हो गए, तो वो उन सबके जनाब खिलाफ। और मरियम अभी भी उधर ही बैठी हुई है, वो किधर गया याद सादिक, वो कह रहे जो टांगे कांप रही थी उसको देखकर। तो ये क्या चीज है, ये बगावत करने की बात नहीं है कि आपका आर्मी चीफ इतना वीक है कि इंडिया को देखकर डरना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद बाजवा हिमसेल्फ जो वही कह रहे हैं कि जनाबे वाला कि ये जो पाकिस्तान फौज है उसके बाद तो टैंक या फ्यूल नहीं है, या वो टैंक नकारा है, तो फलां चीजें नकारा है, वो भी तो मीडिया में छपी है ना, उसकी डिनाइल नहीं आई अभी तक।
तो हमें उनको चाहिए कि डिनाइल होनी चाहिए कि बाजवा, तभी तो बाजवा साहब को फिर ठप्पा दिया कि ये, तो इस तरह की बातें जो है ना फजलुर रहमान, या आप किसी को फिगर आउट करके उसको प्रमोट कर रहे हो, मरियम को प्रमोट कर रहे हो, फलां प्रमोट कर रहे हो, किसी से जबरदस्ती बयान, आप मुझे बताएं कि खोपड़ियों के मीनार पर क्या ताजमहल बन सकता है कि नहीं बन सकता, मुझे ये बताएं। खोपड़ियों के मीनार आप जबरदस्ती उठा के पट्टी में पिस्टल रख के या उसको उठा, क्या कहते हैं, उससे जबरदस्ती बयान दिलवा कर, तो ये तो एक मजाक बन गया हर जगह पे जी। मतलब आप जी आपका पॉइंट आ गया जी। असद भाई आप क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे जो अदारे हैं ये देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स वन के साथ? आपकी थोड़ी आवाज कम हो जाती है, फिर मुझे समझ नहीं आती है आने पे क्या कहते हैं। आप कह रहे हैं कि इदारों में क्या प्लान हो रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एयरफोर्स वन जो इस्तेमाल हो रहा है, हमारे अदारे देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है। नहीं, देखें, आप मेरी गाड़ी आप मेरी की मर्जी के बगैर आप चला कर दिखाएं, चाबी तो मुझसे लेंगे, ड्राइवर मेरा लेके, बाकी चीजें आप करके कैसे जाएंगे? तो सर जिनका त्यारा है वो उनके त्यारे में कोई भी नहीं बैठ सकता, उनके पास से भी कोई नहीं गुजर सकता, वो उनका स्टैंड भी रहता है। ये कोई एयरपोर्ट पे नहीं खड़े हुए होते, कोई भी मुसाफिर जाकर चढ़ जाए। तो सर एक चीज वाज़ेह है कि इन लोगों ने जो इनके लिए खिदमात सर अंजाम दिए हैं उसके सिले में तो बहुत कुछ मिला है। और खासतौर पर फजलुर रहमान तो सरगना है इंसानों का, बेचारा किक बैक बना हुआ था, सारों के दरमियान में मिला मिलाया कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलता है यार। आप मुझे याशी करने दें, मेरे लल्ले तल्ले, आप उसको मुझे जरा एंजॉय करने दें, फिर मुझे कम से कम आपने लारा लगाया हुआ था सदर का, सदर आपने मुझे बनाया नहीं है, तो फिर मुझे वो जहाजों की सैर तो करा दें जिसमें वजीर आला, वजीर आजम और या सदर उनमें सफर करते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको भी खुश रखते हैं, नहीं तो वो खिलाफ हो गए तो फिर बड़ा कुछ खोलेगा। आपको पता सुप्रीम कोर्ट के बाद जाकर उसने बेचारे ने एक दिन जोर लगा के आ गया, उसको लगा पता नहीं मैं क्या कर लूंगा, बेचारा धूप में जलकर आप जमीन इसी के ऊपर गर्म हो गई, और गर्म जमीन में क्या करना था, बैठने को दिल ही नहीं किया, भागा है वापस। तो सर सैर सपाटे करने दें इसको, और अभी तक तो देखा जाए उसको इन्होंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल ही किया। दोबारा इतने में खुश होता है तो ठीक है, इक़्तिदार तो नहीं मिला उसको। ठीक है असद भाई, थैंक यू वेरी मच। आई नो यू आर वेरी टायर्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। तौसीफ भाई आप क्या कहेंगे, आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं? मैं तो सर ये सोच रहा हूँ कि ये जो एयरफोर्स वन होता है हमारा, मतलब ये जो तैयारा है, ये तो इसकी इजाजत कौन देता है, मतलब ये इस्तेमाल करने की अथॉरिटी कौन है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। हाँ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सो वो नहीं देख रहा है कि ये मौलाना फजलुर रहमान किस कैपेसिटी में इसको यूज कर रहा है, वो क्यों इसको इजाजत दे रहा है, वो क्यों नहीं नोटिस ले रहा है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। भाई ये त्यारा मैंने लेके दिया हुआ, भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे टैक्स के पैसों से पाकिस्तान ने हमने लेके दिया हुआ है तुम लोगों को नौकरी, कोई सरकारी फराइज अंजाम देने के लिए लेके दिया हुआ है। तो हमें आप जवाब दीजिए कि हमारा ये त्यारा आप लोग किस मद में इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप इस जैसे बंदे को क्यों उसमें बिठा के भेज रहे हैं? कौन से ऐसे अहम सरकारी काम है जो हमारे बिहाफ पे ये करता फिर रहा है इस त्यारे में बैठ के? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। और वो मैं पहले आप रिपोर्ट लेके आए ना वो बैंकॉक हांगकांग से कि ये करके क्या है वहां पे, वो जो है वो रिपोर्ट वो आया ना। मुझे तो ये बताया गया था, किताबों में भी लिखा है, अक्सर सोशल मीडिया पे अभी दानिश्वर बताते हैं कि हमारी जो फौज का जो सरबराह होता है वो मेरे ख्याल में कोई प्रेसिडेंट साहब है हमारे मुल्क के जी, सुप्रीम कमांडर वही होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। मैं आरिफ अलवी साहब से जाती तौर पे भी और पाकिस्तानी हैसियत से भी पूछता हूँ कि ये जब हांगकांग में आए थे इन लोगों को कोई नहीं जानता था, इन साहब को। मैं वाहिद बंदा था, मेरे साथ एक दोस्त था जो हम इन दोनों को लेके अपना आरिफ अलवी साहब को पूरे हांगकांग में घूमते रहे, पाकिस्तानियों से मिलवाते रहे। इनके कहने पे हमने वहां पे पीटीआई फॉर्म की। मैं आरिफ अलवी साहब से जाती तौर पे पूछता हूँ, तौसीफ बुखारी फ्रॉम हांगकांग, अब आपको याद है जब आप सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, अब आपको वो सवाल पूछता हूं कि जो आके हमें आप वहां पे तलकीन करके गए थे, वो 15-20 साल पहले की वीडियो मैंने अभी तक नहीं डिलीट की है, वो लगी हुई है, मैं आपको भेज सकता हूं। उसमें जो आप हमें नसीहतें कर रहे थे एज ए बुजुर्ग, एज ए बड़े भाई और एज ए पैट्रियट पाकिस्तानी, हमने उस पर आज तक हर्फ ब हर्फ अमल किया। मगर क्या आप हमें याद करते हैं, क्या आपने जाके सुप्रीम कमांडर फौज के होते हुए आपने क्या अमल दखल दिखाया है? अब तक आप कहां हैं?
आपका रोल मुझे तौसीफ बुखारी को नजर नहीं आ रहा है, जिसके लिए आप हमें सिखा कर गए थे, हमें तैयार करके गए थे, हमें खड़ा करके गए थे पैरों से, उम्मीद दिला के कि आप नौजवान हैं, आप लोगों ने मुल्क बदलना है। तो मैं आज उनसे पूछ रहा हूं कि क्या आप हमें पहचानते हैं? अब क्या आप जाके पूछेंगे अपने इदारे से जिसके आप सुप्रीम कमांडर हैं कि ये क्या हो रहा है और आप खुद कहां हैं? तौसीफ भाई, अगर आपके पास वो क्लिप है तो वो मुझे जरूर भेजिएगा। मैं आपको लिंक भेजूंगा, बिल्कुल। हाँ, मैं उसमें इसलिए नहीं हूं कि मैं आई वॉज बिहाइंड द कैमरा, वो कैमरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही है, लेकिन जो आरफ अली साहब ने जो कुछ कहा था प्रेसिडेंट हमारे, हाँ, वो आप गुफ्तगू सुनिएगा, मेरे दिल पर, मेरे जैसे हर पाकिस्तानी के दिल पर उनकी गुफ्तगू आज भी नक्श है। सही, चले ठीक है, जरूर भेजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ, जरूर भेजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया जी। इफ्तिखार भाई जनाब, आप भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, वो तो सारी अब ये प्रेस प्रेसलेस कॉन्फ्रेंस ही हो रही है। इफ्तिखार भाई, ये परवेज इलाही साहब जो हैं, इनकी एक मुकदमे में रिहाई हुई है, जो ही रिहाई हुई है उन्होंने पकड़ लिया दोबारा, और आज फिर इनकी पेशी थी, वो पेश हुए। यहाँ पर मेरे पास क्लिप भी होगा पड़ा हुआ, ये देख लें, ये पेश हुए अदालत में, और अब जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। क्या ख्याल है आपका कि ये भी आकर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे? देखें, अभी तक तो वो स्टैंड कर रहे हैं, अब उसके मुकाबले में उस्मान बुज़दार को देखें, वो भी चीफ मिनिस्टर था और वो वसीम अकरम प्लस था, और वो बंदा जो है इतनी ज्यादा उसने, इमरान खान ने आउट ऑफ वे जाके, एस्टेब्लिशमेंट से पहला फटा ही उसी उस्मान बुज़दार की नालायकी की वजह से हुआ था। लेकिन इमरान खान स्टैंड करता था कि जब तक मैं इक़्तिदार में हूं, बल्कि मैं जिंदा हूं, जब तक ये चीफ मिनिस्टर मेरा, को क़यामत वाले दिन भी जब हम जाएंगे जन्नत दोज़ख में, तो उस वक्त भी ये भी मेरा ही चीफ मिनिस्टर होगा। तो हाँ, इस हद तक। अब दूसरी तरफ ये ठीक है, अपना इसको पकड़ के ले लिया है, तो लेकिन ये इसने फिलहाल तो स्टैंड किया। हालांकि लोग अभी भी इनकी जो गुफ्तगू है उसको मशकूक निगाहों से देखते हैं परवेज इलाही के। पहली बात है उनके कहते हैं जो घर के अंदर जो आर्मर्ड जो है वो गाड़ी मारी थी इसके, वो भी विद दी कंसेंट मारी गई है, ठीक है ना, मैग्नीफाई करने के लिए, और उसके बाद इनको अरेस्ट, और एन मुमकिन है इनको फिर वो छोड़ दिया जाए, फिर पकड़ लिया जाए, ताकि इनका वेट बढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन उसके बावजूद जो सामने चीज नजर आ रही है, ऑप्टिक्स जो नजर आ रहे हैं, वो यही नजर आ रहे हैं कि परवेज इलाही जो है उस्मान बुज़दार से करोड़ दर्जे बेहतर जो है इमरान खान के नजदीक जो उसकी परफॉर्मेंस है। जी कैसा जी, इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। खबरें तो वैसे बहुत चल रही हैं, अभी है टाइम, आप 52 मिनट्स हुए हैं। सही है, सही है। चलें ठीक है, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में होते नजर आ रहे हैं आपको, अक्टूबर में? जी, मेरा ख्याल ये है, जो मेरी मुख्तलिफ हलकों से बातचीत हो रही है, पॉलिटिकल और दूसरे मुख्तलिफ हलकों में, क्योंकि ये सारा जो सिनेरियो डेवलप किया जा रहा है ये अक्टूबर तक उन्होंने करना है, ठीक है ना। इसलिए 9 जून को बजट पेश किया जा रहा है, और 9 बजट के बाद फिर जो है ये जोड़ तोड़, जो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फॉर्म होगी। मुख्तलिफ जो महाराजे नहीं होते थे बहादुर शाह जफर के जमाने में, छोटी छोटी स्टेट्स जो है खुद मुख्तार हो गई थी, अब ये छोटी छोटी बेशुमार पॉलिटिकल पार्टियां, और हर बंदे ने मेरी तरह बास्कट पहनी हुई है काले रंग की, वो मैं तो जरा ये कलेजी रंग की, रेड रंग की पहनी हुई है। हाँ, वो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है उसमें। तो मुझे ये लगता है ये नहीं है कि जनाब ये कोई हुकूमत, अगली जो हुकूमत है बिलावल साहब की बनाने की कोशिश की जा रही है, ये इतनी आसानी से बन जाएगी। और सबसे बड़ी जो मुकाबला होगा वो मुझे ये लगता है कि कहीं नवाज शरीफ या मरियम जो है वो इमरान खान के साथ वो मिलके कि जी हम लोग जो है ये बिलावल के खिलाफ, वो कभी भी नहीं, मुझे आप बताएं कि कैसे नवाज शरीफ ये कहेगा कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून वो बिलावल भुट्टो को इस पंजाब के अंदर सीटें दिलवा दे। क्या इस तरह तो नून लीग की तमाम पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और पीटीआई के जो भी फैक्शंस हैं, अभी तक जो मैंने देखा है, सुना है, जो लोगों से मिल रहा है जहांगीर तरीन, उसको हर जगह उसको ना की गई है कि जी हम तुम्हारे साथ शामिल नहीं होकर मुस्तकिल हम खत्म नहीं कर सकते, तुम आज हो कल नहीं है। अभी तक क्योंकि जहांगीर तरीन की वो जो नाअहलियत है वो खत्म नहीं हुई, अभी तक वो केस चल रहे हैं ना, उसकी खत्म हुई है
नवाज शरीफ की। तो लिहाजा मुझे हुकूमत अगर वो बनती भी आ रही है, नजर आ रही है, तो वो इंतहाई वीक गवर्नमेंट होगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जो पॉलिटिकल जो आपके हुए ना कोलेशंस, वो भी आपको रीशेप होते हुए नजर आएंगे और उसमें वो बिलावल को पूरी कोशिश की जाएगी कि वो जनाब इसको हटाए। अब मुझे बताएं कि अगर बिलावल प्राइम मिनिस्टर है तो क्या वो नीचे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार होगी मरियम? वो कभी उसके नीचे चीफ मिनिस्टरशिप नहीं लेगी कि सारी कार्रवाई लंदन प्लान के तहत हो रही है और वहां पे हम कैश कर रहे हैं सारे। अच्छा, उस सूरत में आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ कहां पे स्टैंड करता है? वो उसकी तो आला तरीन परफॉर्मेंस है और राना सना की, वो कहां पे स्टैंड करता है? अगर मरियम वो प्रेसिडेंट वो आ गया, वजीर आजम नवाज शरीफ क्या वजीर दाखिला बनेगा, वजीर पॉपुलेशन बनेगा, तो क्या बनेगा? तो मुझे ये हौच पौच होता नजर आ रहा है और ये कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आपकी जो इकोनॉमी है, जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड बैंक या IMF से कर्जे लिए बगैर आपका नहीं हो सकता, और जो अभी इंडिपेंडेंट है आप, इन्होंने ये देखे कितनी अजीब सी बात की है सागडार ने, कि उसने कहा है कि जनाबे वाला आप जो है वो जो चैरिटी है लंदन के अंदर है या बड़ी सॉलिड किस्म की जो चैरिटीज हैं उसको ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको दें, ताकि हमारी जो हुकूमत जो है उसके अंदर पैसा आए और हम बजट पेश करें। आप मुझे सर ये बताएं। जी सर, यहाँ पे मुझे ये चीज याद आती है कि अभी पिछले हफ्ते ये कहा गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अगर उन्होंने किसी किस्म का बयान दिया या हुकूमत के खिलाफ या फौज के खिलाफ, उनके नेपकॉट जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो लेकिन पैसे की दफा वो ओवरसीज पाकिस्तानी याद आ जाते हैं। जी सर, ये बयान दिया था उसने, मंदोखेल ने, वो अब्दुल कादिर मंदोखेल ने पार्लियामेंट के अंदर, उसने कहा था कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिए जाए। जी सर, मंदोखेल ने उसने, हाँ जी, तो बहुत बुरा रिएक्शन आया था पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी पड़ा हुआ है, ये देखें चारों ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत सारे अभी भी सोशल मीडिया में उछल रहे। मैं हुकूमत पाकिस्तान की असम्बली से ये गुजारिश करूंगा कि सबके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे। इन्होंने बहुत सारी ये बातें की हैं। जी सर, मुझे सारा ये पता है, तो मैं बल्कि इनसे मंदोखेल साहब से इंडायरेक्टली पूछा भी था, वो उसको इतनी गालियां पड़ी उसके अंदर से पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ओवरसीज पाकिस्तानी पहले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अभी ये मिन्नते कर रहे हैं उसे कि जी हम देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी ने आपको पैसा बैंक के जरिए भेजना बंद कर दिया, हुंडी को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, आपके पास डॉलर्स नहीं है, तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी को चैरिटी में देने के लिए, जबकि आप उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो आप देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर इनका बहुत मेजर रोल होगा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो आप क्योंकि वो आप देखें ना, सोशल मीडिया हो गया, आपने लंदन में आपने जो प्रोटेस्ट देखे हैं अनप्रेसिडेंटेड, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, इन सब जगह के अंदर, तो और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी आपने देखा शान अली वगैरह, इन्होंने बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। तो लिहाजा मेरे नजदीक जो है ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कोई भी हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके साथ मुस्तकिल कट किया जाए, लेकिन उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिकल जो है वो इकदाम जो है वो करने पड़ेंगे। और प्रैक्टिकल इकदाम क्या है? आप उनको वोट की वो दे नहीं रहे, आप उनसे मिलते कर रहे हैं, और अब पाकिस्तानियों ने तो बिल्कुल कम कर दिया जो वहां से फॉरेन डिपेंडेंसीज भेजते थे। तो अभी इंतहाई मुश्किल दौर आने वाला है, जहां तक आपकी क्या कहते हैं, बजट के बाद, महंगाई के बाद, अब आपके पास डॉलर्स नहीं है। आप अंदाजा करें कि इवन पहली दफा पाकिस्तानी जो है वो हज जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना, वो सीटें वापस कर दी है या क्या किया। तो इनको चाहिए कि पाकिस्तान की अगर बेहतरी चाहते हैं, देखिए सारे हम बैठे इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, किसी सियासी शख्सियत की नहीं, ना किसी मुक्तदर हल्के के चीफ की नहीं, चीफ जस्टिस की नहीं, ये सब पाकिस्तानी हैं। और अगर ये लोग पाकिस्तान है तो ये लोग चीफ जस्टिस हैं, चीफ हैं, और दूसरे लोग, इफ्तिखार चौधरी की अगर इज्जत है पाकिस्तान की वजह से है, आपकी इज्जत है पाकिस्तान की वजह से, दरअसल आप ओवरसीज पाकिस्तानी है। लेकिन आपका ज्यादा सा कंसर्न, मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर 99% जो है ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात के से बहुत ज्यादा तशवीश है उन लोगों को, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो। जी कैसा? चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया, वेलकम सर, अल्लाह हाफिज़ जी। यही था आज का सब रंग, और आपने तजिया सुना जो हमारे पार्टिसिपेंट थे पाकिस्तान से, और यहाँ लंदन से जनाब तौसीफ बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तजिए आपने सुने सबके,
लेकिन मैं तो एक गुजारिश कर सकता हूँ कि जो सीन्स इस वक्त ख्वातीन के हवाले से और घर की चार दीवारी जो है उसका तकद्दुस जो तोड़ा जाता है उस हवाले से मेरा ख्याल है कि हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने अवाम को महफूज करना है, उनकी हिफाजत करनी है, वही ये काम अगर कर रहे हैं, वल्ला आलम ये वो खुद कर रहे हैं, कोई इनसे करवा रहा है, लेकिन अवाम जो है उसमें आप लोगों के लिए नफरत जो है वो इन हवालों से बढ़ रही है। इसका आप ख्याल करें। और अगर आपने अकॉर्डिंग टू पीटीआई इमरान खान साहब के कि जी 15,000 से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं वो जेलों में हैं, तो अगर उन पर कोई मुकदमात नहीं है तो उनको छोड़ दें आप। जिनके खिलाफ कोई एविडेंस है उनको ज़रूर सजाएं दें, और वो भी कोर्ट के थ्रू। आप खुद ये जो एक सिलसिला हमारे पाकिस्तान में शुरू हो गया है कि पकड़ लो जी, नंगा कर दो जी, मार दो जी, और अल्लाह बेहतर जानता क्या क्या करो जी। बहरहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। ऊपर खड़े हुए हैं सर पे, कह रहे हैं जी बंद करो आप प्रोग्राम। चले, बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।